कल्पना कीजिए कि दीवार पर टंगी हुई वो जो घड़ी है, जिसे देखकर हम सब अपनी पूरी जिंदगी चलाते हैं, वो असल में समय को माप ही नहीं रही है। हाँ बिल्कुल, वो बस अपनी धड़कन को गिन रही है। और वो समय जिसे हम हमेशा एक नदी की तरह मानते आए हैं ना, एक ऐसी अदृश्य नदी जो हमें लगातार फ्यूचर की तरफ बहा ले जा रही है, वो असल में है ही नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मतलब सदियों से राइट, समय सदियों से हम यही तो मानते हैं। पर क्या हो अगर समय कोई न्यूट्रल बैकड्रॉप नहीं है, कोई खाली स्टेज नहीं है जहां हमारी जिंदगी की सारी घटनाएं घट रही हैं? क्या हो अगर जिसे हम समय कहते हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग का किसी प्रॉब्लम के सुलझने का इंतजार करने का एक तरीका है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और देखिए, सदियों से इंसानी सभ्यता इसी सोच पर टिकी है कि समय एक इंडिपेंडेंट फोर्स है, यानी हाँ, कि वो हमारे बिना भी चलता रहेगा। एग्जैक्टली। और ये सोच बड़ी आरामदायक है कि हम समय के अंदर तैर रहे हैं, जैसे मछलियां पानी में तैरती हैं। लेकिन जब हम फिजिक्स की गहराइयों में जाते हैं तो ये पुराना मॉडल ना, ये पूरी तरह से टूट जाता है। और यही आज के इस गहन विश्लेषण का, हमारी इस चर्चा का मेन विषय है। हम संदीप चौहान की 2026 की बहुत ही चर्चित किताब यूनिवर्सल एनर्जी डायनामिक्स, जिसे हम आगे यूईडी कहेंगे, उसके कुछ प्रमुख अंशों पर बात कर रहे हैं। हाँ, और ये किताब सच में हमारा जो मिशन है ना आज, वो ये समझना है कि यूईडी समय की हमारी सदियों पुरानी जो डेफिनेशन है उसको जड़ से कैसे उखाड़ फेंकता है। और यहाँ एक बात मैं शुरू में ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत जरूरी है वो बात क्लियर करना। बिल्कुल, हम किसी स्पिरिचुअलिटी, रहस्यवाद या किसी दार्शनिक मायाजाल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। हम रियलिटी को समझने के लिए एक विशुद्ध फिजिक्स लेवल का बेस, यानी एक प्योर फिजिक्स ग्रेड बेस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को खोलते हैं। अगर यूईडी ये दावा करता है कि समय कोई नदी नहीं है, तो आखिर ये है क्या? तो देखिए, इस पूरी किताब का जो सबसे मेन हिस्सा है ना, जैसे चलमान कोर इन्वर्जन या मूल बदलाव कहते हैं, वो यहीं से शुरू होता है। यूईडी का कहना है कि ब्रह्मांड में समय का बीतना जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। वेट, समय का बीतना एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं करता। हम जिसे समय का बीतना समझते हैं वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ इंतजार है। इंतजार? किस चीज का इंतजार? मतलब मैं तो यहाँ बस शांति से बैठी हूँ, तब भी मुझे टाइम का अनुभव हो रहा है। हम इंतजार करते हैं किसी असंतुलन के सुलझने का। इस असंतुलन या टेंशन को किताब में डेल्टा नाम दिया गया है। ब्रह्मांड का हर एक सिस्टम, चाहे कोई भी हो, हमेशा बैलेंस या अलाइनमेंट में रहना चाहता है। ओके, बैलेंस चाहता है। हाँ, और जब भी कोई घटना घटती है, अब वो चाहे कोई केमिकल रिएक्शन हो, दो प्लैनेट्स का ग्रेविटी हो, या फिर आपके दिमाग में आने वाला कोई नया विचार ही क्यों ना हो, वो एक टेंशन या डेल्टा पैदा करता है। तो सिस्टम उस डेल्टा को ठीक करना चाहता होगा? एग्जैक्टली। सिस्टम तुरंत उस डेल्टा को वापस बैलेंस में लाने की कोशिश करता है। और इस प्रोसेस में उस असंतुलन के बनने और उसके पूरी तरह से सॉल्व होने के बीच जो देरी लगती है ना, उस डिले को रेजोल्यूशन ड्यूरेशन कहा जाता है। रेजोल्यूशन ड्यूरेशन, अच्छा। और हम इसी रेजोल्यूशन ड्यूरेशन को महसूस करते हैं और उसे ही समय का लेबल दे देते हैं। समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो इवेंट्स को आगे पुश करती है, बल्कि जब इवेंट्स तुरंत सुलझ नहीं पाते तो वो जो रुकावट या डिले आता है, उसे ही इंसान समय मान लेता है। इसको समझने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। क्या ये किसी वीडियो गेम या किसी हेवी सॉफ्टवेयर की लोडिंग स्क्रीन जैसा है? बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे जब प्रोसेसर किसी हेवी ग्राफिक्स को रेंडर करने की कोशिश कर रहा होता है तो स्क्रीन पर एक वो गोल चक्री घूमने लगती है ना, हम उस गेम के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो यानी हम केवल उस सिस्टम के प्रोसेस होने और उस डेल्टा के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मॉडर्न और सटीक तरीका है इसे देखने का। संदीप चौहान ने भी ना अपनी किताब में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का ही उदाहरण दिया है। आप सोचिए, जब सिस्टम बहुत तेजी से प्रोसेस करता है तो क्या होता है? लोडिंग स्क्रीन आती नहीं है। बिल्कुल, लोडिंग स्क्रीन गायब हो जाती है और हमें उस बीच के समय का पता ही नहीं चलता। समय सिर्फ वहीं प्रकट होता है जहां रेजोल्यूशन या सॉल्यूशन में देरी होती है। जहां कोई डेल्टा नहीं है या जहां सॉल्यूशन इंस्टेंटली हो जाता है, वहां एक्सपीरियंस करने के लिए टाइम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वाओ! पर यहाँ ना एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल उठता है मेरे दिमाग में।
अगर समय केवल किसी टेंशन के सुलझने का इंतजार है तो फिर हमारी ये घड़ियां ये क्या कर रही हैं? वही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब मेरी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच ले लीजिए या किसी रेलवे स्टेशन की वो जो बड़ी सी घड़ी होती है जो लाखों लोगों की ट्रेन्स का कोऑर्डिनेशन करती है, अगर वो समय नहीं माप रही हैं तो हमारी दुनिया इतनी एग्जैक्ट तरीके से चल कैसे रही है? देखिए, घड़ियों का ये जो इल्यूजन है ना, इसी ने हमें सदियों तक गुमराह किया है। यूईडीए बिल्कुल साफ कर देता है कि घड़ियां समय माप ही नहीं सकती। वो दरअसल सिर्फ किसी सिस्टम के स्थिर दोहराव यानी स्टेबल रेपिटेशंस की गिनती करती हैं। स्टेबल रेपिटेशंस, जैसे पेंडुलम का हिलना। हाँ, एग्जैक्टली। पेंडुलम का एक छोर से दूसरे छोर तक जाना या किसी मॉडर्न डिजिटल घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना, ये सब क्या है? ये सब एक ही फिजिकल प्रोसेस के बार बार दोहराए जाने के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, तो हमने उन वाइब्रेशंस को गिना। हाँ, हम इंसानों ने बस उन रेपिटेशंस को गिनने के लिए एक डिवाइस बनाई और उन गिनतियों को सेकंड, मिनट या घंटे का नाम दे दिया। मतलब हम बस एक बहुत ही रिलायबल और स्टेबल मशीन के टिक टिक करने को गिन रहे हैं ताकि सोसाइटी के सभी लोग एक साथ अपने काम का कोऑर्डिनेशन कर सके। वही बात है, हम समय नहीं माप रहे हैं। हम बस एक दूसरे के साथ एक रिदम, एक तालमेल सेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। घड़ियां समय का कोई फंडामेंटल फैब्रिक नहीं बताती हैं, वो केवल एक रेगुलैरिटी पैदा करती हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारा डेली रूटीन इसलिए इतना प्रिसाइसली चलता है क्योंकि हम उन स्टेबल रेपिटेशंस का यूज करके एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम सोच लेते हैं कि ये दोहराव ही ब्रह्मांड का सत्य है। हाँ, कि ब्रह्मांड भी हमारी दीवार वाली घड़ी की टिक टिक के हिसाब से चल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये बात ना हमें सीधे मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों की तरफ ले जाती है, क्योंकि अगर हमारी घड़ियां सिर्फ स्टेबल रेपिटेशंस पर काम करती हैं तो हमें सोचना होगा कि ब्रह्मांड में उन जगहों पर क्या होता है जहां जहां ये रेपिटेशन टूट जाता है। जैसे कि क्वांटम स्केल पर। हाँ, क्वांटम लेवल पर। जब साइंटिस्ट्स माइक्रो पार्टिकल्स का जैसे इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स का स्टडी करते हैं तो वहाँ चीज़ें बहुत अजीब बिहेव करती हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे वहाँ समय के रूल्स लागू ही नहीं होते। क्वांटम फिजिक्स तो हमेशा से ही टाइम के इस ट्रेडिशनल मॉडल के लिए एक दर्द-ए-सर रही है। हाँ, साइंटिस्ट को अक्सर लगता है कि माइक्रो लेवल पर टाइम टूटा हुआ है। टूटा हुआ कैसे? क्योंकि वहाँ पार्टिकल्स अचानक से प्रकट होते हैं, गायब हो जाते हैं, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्वांटम जंप लगाते हैं, वो भी बिना बीच का कोई टाइम बताए। राइट, तुरंत टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक तरह से। हाँ, ट्रेडिशनल फिजिक्स इस बात को समझाने में काफी स्ट्रगल करती है, लेकिन यूईडी के इस रेजोल्यूशन ड्यूरेशन वाले मॉडल से ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। कैसे क्लियर होती है? क्या क्वांटम लेवल पर कोई डेल्टा पैदा नहीं होता? डेल्टा तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वहां कोई स्थिर घड़ी या दोहराव नहीं बन सकता। उस बेहद छोटे और हाई एनर्जी लेवल पर चीजें इतनी तेजी से घटित होती हैं कि सिस्टम इंतजार ही नहीं करता। ओह, मतलब इंस्टेंट। यस, जैसे ही कोई असंतुलन या डेल्टा बनता है, वो लगभग तुरंत सुलझ जाता है। वहां रेपिटेशन की जगह इंस्टेंट रेजोल्यूशन यानी तुरंत समाधान हावी होता है। ओके। और क्योंकि वहां कोई फिक्स्ड साइकिल या लंबा डिले है ही नहीं जिसे हम माप सकें, इसलिए हमें लगता है कि समय वहां टूट गया है। पर असल में समय टूटा नहीं है। नहीं, असल में वहां सॉल्यूशन इतनी तेजी से हो रहा है कि इंतजार का कोई वक्त ही नहीं बचता। इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे क्वांटम की इस छोटी सी दुनिया में कोई लोडिंग स्क्रीन है ही नहीं। वहाँ का प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि क्लिक करते ही काम हो जाता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। लेकिन एक सेकंड, अगर हम उस छोटे लेवल से बाहर निकलें और कॉस्मिक स्किल की बात करें, यानी ब्रह्मांड के बड़े स्तर पर, वहाँ क्या होता है जहाँ तारों और गैलेक्सीज के बीच दूरियां इतनी ज्यादा होती हैं, लाइट ईयर्स में? हाँ, यहाँ आकर ना यूएसडी का ये थियरी और भी माइंड ब्लोइंग हो जाता है। देखिए, अगर क्वांटम लेवल पर रेजोल्यूशन तुरंत होता है तो कॉस्मिक लेवल पर उसे खिंचना पड़ता है, स्ट्रेच होना पड़ता है। स्ट्रेच होना पड़ता है? क्यों? क्योंकि इतनी विशाल दूरियों में पूरे सिस्टम में एक साथ बैलेंस या कोहेरेंस बनाए रखना बहुत महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम यहाँ किसी एनर्जी कॉस्ट की बात कर रहे हैं? इसको थोड़ा सिंपल भाषा में बताइए। ठीक है, इसको एक नेपवर्क की तरह समझते हैं। जब ब्रह्मांड के एक हिस्से में कोई बहुत बड़ी घटना होती है, मान लीजिए एक बड़ा सुपरनोवा ब्लास्ट होता है या दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं, तो वो स्पेस के उस हिस्से में एक भयंकर डेल्टा
यानी ग्रेविटी का असंतुलन पैदा कर देता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा वेव पैदा होगा। हाँ, अब ब्रह्मांड को क्या करना है? उसको उस असंतुलन को ठीक करना है और पूरे नेटवर्क को वापस बैलेंस में लाना है। जी। लेकिन वो इंफॉर्मेशन और एनर्जी का जो चेंज है ना, वो इंस्टेंटली हर जगह नहीं पहुंच सकता। उसे ट्रैवल करना पड़ता है। राइट, उसको स्पेस में आगे बढ़ना पड़ता है। और इस सफर में सिस्टम को अपना स्ट्रक्चर बचाए रखने के लिए एक फिजिकल कीमत चुकानी पड़ती है। और यहीं पर लाइट की स्पीड, जिसे फिजिक्स में हम सी कहते हैं, उसकी असली पावर और रोल सामने आता है। अच्छा, हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि लाइट की स्पीड यानी सी पूरे ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। आइंस्टाइन के हिसाब से तो कोई भी चीज इससे तेज चल ही नहीं सकती। तो क्या यूईडी इस सी को देखने का कोई नया एंगल देता है? बहुत बड़ा नया एंगल देता है। यूईडी कहता है कि सी को बस एक सिंपल स्पीड लिमिट की तरह देखना अधूरी जानकारी है। दरअसल ये ब्रह्मांड की रेजोल्यूशन स्पीड सीलिंग है। रेजोल्यूशन स्पीड सीलिंग? हाँ। यानी समाधान करने की मैक्सिमम स्पीड। एग्जैक्टली। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई चीज या ग्रेविटी का असर लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सके तो क्या होगा? इसका तो मतलब ये होगा कि ब्रह्मांड के एक कोने का बहुत बड़ा टेंशन दूसरे कोने में इंस्टेंटली गायब हो सकता है, वो भी बिना किसी एनर्जी की कीमत चुकाए या बिना कोई टाइम लिए। ओह, जो कि इम्पॉसिबल है। हाँ, ये ब्रह्मांड के फंडामेंटल अकाउंटिंग सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ चला जाएगा। तो सी क्या करता है? वो ये अश्योर करता है कि स्पेस में कोई भी असंतुलन, कोई भी डेल्टा बिना सस्ती कीमत चुकाए अचानक से गायब ना हो जाए। सिस्टम को उस डेल्टा को सॉल्व करने के लिए एक फिक्स्ड रेट पर ही मेहनत करनी होगी। वाओ, तो इसका मतलब ब्रह्मांड एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और रूल फॉलोइंग अकाउंटेंट की तरह काम करता है। बिल्कुल, एक स्ट्रिक्ट अकाउंटेंट। वो अचानक से मिलने वाले सॉल्यूशन को रोकता है ताकि कोई भी सिस्टम इस एनर्जी के रूल को चीट ना कर सके। जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो कि तुम्हें अपना डेल्टा ठीक करना है, ठीक है कर लो, लेकिन तुम्हें 1-1 किलोमीटर का पूरा हिसाब देना होगा और इस स्पीड लिमिट के अंदर रहकर ही आगे बढ़ना होगा। हाँ, इस तरह से सोचें तो ये पूरी पिक्चर कितनी लॉजिकल लगती है ना? यही तो यूईडी की सबसे बड़ी खासियत है। ये उन सारे रहस्यवादी आइडियाज को साइड में करके ना एक सॉलिड स्ट्रक्चरल अकाउंटिंग पेश करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? क्या? ये अकाउंटिंग सिर्फ तारों, ब्लैक होल्स या पार्टिकल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। और यहीं से ना हम इस चर्चा के सबसे रिलेटेबल हिस्से में एंटर करते हैं, क्योंकि अगर ब्रह्मांड फिजिकल लेवल पर किसी टेंशन और डेल्टा को एक कॉस्ट और डिले के रूप में हैंडल कर रहा है, तो ये सब इंसानी लेवल पर कैसे अप्लाई होता है? हम इंसान भी तो उन्हीं एटम से बने हैं। बिल्कुल बने हैं। तो क्या हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, हमारा दिमाग, वो भी इस कॉस्ट और डिले को किसी तरह से साइकोलॉजिकली महसूस करता है? क्या हमारे विचार, हमारी इमोशंस भी इसी डेल्टा और रेजोल्यूशन के नियमों से बंधे हुए हैं? पूरी तरह से। देखिए, जनरली साइकोलॉजी और कॉन्शियसनेस को हम फिजिक्स से थोड़ा अलग मानकर चलते हैं, है ना? लेकिन यूएसटी इन दोनों को एक परफेक्ट थ्रेड से जोड़ता है। हमारे दिमाग का जो समय का अनुभव है, वो डायरेक्टली उसकी इंटरनल रेजोल्यूशन एफिशिएंसी से जुड़ा होता है। इंटरनल रेजोल्यूशन एफिशिएंसी? हाँ, हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। वो लगातार बाहरी दुनिया की रियलिटी और हमारी अंदर की एक्सपेक्टेशंस, इनके बीच का जो असंतुलन है, जो डेल्टा है, उसे सुलझाने में लगा रहता है। इसको थोड़ा डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फ्लो स्टेट की बात करें, हमने देखा है कि जो एथलीट्स होते हैं या कोई म्यूजिशियन या कोडर ले लीजिए, जब वो अपने काम में डीपली डूबे होते हैं तो उन्हें घंटों का पता ही नहीं चलता। लोग कहते हैं टाइम जैसे उड़ गया। हाँ, बहुत कॉमन है ये। तो क्या ये इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त दिमाग में कोई डेल्टा रुका हुआ नहीं होता? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संदीप चौहान इस एग्जैक्ट कंडीशन को अनअब्स्ट्रक्टेड रेजोल्यूशन यानी अबाधित समाधान कहते हैं। जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं ना, तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम या डेल्टा आता है, आपकी स्किल लेवल उसको तुरंत सॉल्व करती चली जाती है। मतलब डेल्टा बन रहा है और इंस्टेंटली रिजॉल्व भी हो रहा है। यस, सिस्टम में कोई बैकलॉग नहीं बचता। और क्योंकि कोई इंतजार नहीं करना पड़ रहा, इसलिए आपके दिमाग को टाइम नोट करने की जरूरत ही नहीं लगती। वो टाइम की जो लोडिंग स्क्रीन थी ना, वो गायब ही रहती है। कितना अच्छा अनुभव है ये। लेकिन अगर इसका ठीक उल्टा एग्जाम्पल लें, जैसे कि एंजाइटी या घबराहट वाली स्टेट। एंजाइटी। जब हम डरे हुए होते हैं या टेंशन में होते हैं, तब एक छोटा सा मिनट भी घंटे जैसा लंबा लगने लगता है। समय जैसे रेंगने लगता है वहां। वही बात है ना,
एंग्जाइटी समय के उस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देती है। इसका फिजिकल कारण यह है कि इस दौरान आपके दिमाग में फ्यूचर के अनसुलझे तनावों का एक बहुत भारी जमड़ावा हो जाता है। एक बैकलॉग बन जाता है। हाँ, यूएसआईटी की टेक्निकल भाषा में से कॉन्जेस्टेड फ्यूचर डेल्टाज कहा जाता है। आपका दिमाग आने वाले कल की उन प्रॉब्लम्स को, उन खतरों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है जो असल में अभी तक हुई ही नहीं है। राइट, जिन्हें आज बैठे बैठे ठीक किया ही नहीं जा सकता। ये तो वैसा ही हो गया जैसे मैं किसी गांव में बहुत ही धीमे इंटरनेट कनेक्शन के सहारे बैठी हूं और एक मैसिव फाइल डाउनलोड होने का वेट कर रही हूं। वो बफरिंग का जो आइकन है ना, बस गोल गोल घूमे जा रहा है। और उस बफरिंग के आइकन को देखते रहना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अगर और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें तो एंग्जाइटी एक तरह से एक भयंकर ट्रैफिक जैम जैसी है। हाँ, जहां हर एक गाड़ी जो वहां फंसी है वो हमारे फ्यूचर की एक चिंता है, एक पोटेंशियल प्रॉब्लम। कोई भी गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रही, सबके इंजन चल रहे हैं, फ्यूल बर्बाद हो रहा है और बस चारों तरफ से हॉर्न बजने की आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल। और प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि आपका दिमाग इन सारे डेल्टास को तुरंत सॉल्व कर ही नहीं सकता, तो रेजोल्यूशन का पूरा प्रोसेस वहां आकर अटक जाता है, रुक जाता है पूरी तरह से। हाँ। और इस रुकावट की वजह से जो इंतजार का पीरियड है वो बहुत बड़ा हो जाता है। यही मेन रीजन है कि एंजाइटी में हमें टाइम इतना हैवी, इतना बोझिला और स्लो लगता है। सच में ये एंगल तो मेंटल हेल्थ को देखने का तरीका ही चेंज कर देता है। हम अक्सर एंजाइटी को बस एक बुरी फीलिंग या इंसानी कमजोरी समझ लेते हैं, पर इस फिजिक्स के बेसिस पर देखें तो एंजाइटी तो असल में हमारे दिमाग के अकाउंटिंग सिस्टम का फेल हो जाना है। कंप्लीटली फेल हो जाना। ये सिस्टम पर उसकी प्रोसेसिंग पावर से ज्यादा लोड डालना है। हमारा सिस्टम उन फाइल्स को ओपन करने की कोशिश कर रहा है जिनका रेजोल्यूशन अभी प्रेजेंट में अवेलेबल ही नहीं है। ये समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस कुछ और नहीं बल्कि इंटरनल सिस्टम के इस लोड को नापने का ही एक टूल है। और मजा तो तब आता है जब हम समझते हैं कि बात सिर्फ एक अकेले इंसान के दिमाग की नहीं है। हाँ, मेरे दिमाग में भी एग्जैक्टली यही सवाल चल रहा था अभी। अगर एक अकेला दिमाग इतना ओवरलोडेड डेटा जमा करके इतना भारी फील कर सकता है, तो जरा सोचिए जब करोड़ों दिमाग, यानी एक पूरा समाज, एक पूरी इकोनॉमी या कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, जब वो सब मिलकर इस अनसुलझे प्रेशर को इकट्ठा करते हैं तो उसका क्या नतीजा होता होगा। वहां पर क्या ही बफरिंग होती होगी। वही तो, कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए इस बैकलॉग को नहीं झेल सकता। उसका प्रेशर कभी तो किसी दिन तो टूटता ही होगा। और यहीं से हम सीधा यूएडी के सबसे पावरफुल और मैं कहूंगा सबसे इम्पैक्टफुल थ्योरी में एंट्री लेते हैं, जिसे चावर ने नाम दिया है अलाइनमेंट थ्रेशोल्ड टाइम, या शॉर्ट में एटीटी। एटीटी, हाँ, ये वो कॉन्सेप्ट है जो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी और हिस्ट्री सबको वापस फिजिक्स के इन स्ट्रिक्ट नियमों से लाकर जोड़ देता है। चलिए इस एटीटी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये थ्रेशहोल्ड या सीमा असल में है क्या और काम कैसे करती है? तो देखिए, एटीटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो मैक्सिमम टाइम पीरियड है जब तक कोई भी सिस्टम अपनी इस बर्डन वाली स्टेट को बिना किसी कोर करेक्शन के झेल सकता है, चाहे वो एक इंसानी शरीर हो, एक कॉर्पोरेट ऑफिस हो या एक पूरा का पूरा देश। सबकी एक लिमिट है। हाँ, हर स्ट्रक्चर की एक सहन शक्ति होती है। शुरू में सिस्टम क्या करता है, वो छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करता है काम चलाने के लिए, जुगाड़ करता है। बिल्कुल, जुगाड़। लेकिन जो अनसुलझे डेल्टा की कॉस्ट है वो अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। और जब ये एटीटी की लाइन ये लिमिट पर हो जाती है ना, तो सिस्टम के पास ग्रेजुअल एडजस्टमेंट्स का, यानी धीरे धीरे ठीक करने का रास्ता नहीं बचता। तो फिर उस पॉइंट पर आकर होता क्या है? तब वहां होता है फोर्स्ड करेक्शन, यानी मजबूरन और अचानक लाया गया सुधार। पूरा स्ट्रक्चर टूट जाता है और सिस्टम को नया बैलेंस ढूंढने के लिए एक बहुत ही वायलेंट या अब्रप्ट चेन से गुजरना पड़ता है। वाओ, ये थियरी सच में हमें ये बताने में हेल्प कर सकती है कि क्यों कभी-कभी जो सोशल रेवोल्यूशंस होते हैं या कोई बहुत बड़ा टेक डिसरप्शन होता है, वो इतनी अचानक से क्यों होता है। हाँ, हमें लगता है कि बस कल ही तो सब ठीक था। वही ना, लोग कहते हैं कि रातों रात दुनिया बदल गई, पर क्या रियलिटी में वो रातों रात बदलती है, या क्या वो सच में किसी सिस्टम के उस एटीटी को क्रॉस करने की बात कर रहे होते हैं? उसके पीछे का जो प्रेशर होता है ना, जो सोसाइटी के अंदर अक्यूमुलेटेड डेल्टाज होते हैं, वो सालों से या बल्कि दशकों से बन रहे होते हैं। राइट, वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के रूप में होते हैं। हाँ, लेकिन सिस्टम, चाहे वो कोई आउटडेटेड सरकारी मॉडल हो या कोई पुरानी इकोनॉमी,
वो उस प्रेशर को किसी ना किसी तरह दबाकर मैनेज करता रहता है जब तक वो एटीटी की रेंज में है। इस चीज़ को मैं एक कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल से जोड़ना चाहूँगा। मान लीजिए एक सीमेंट का बहुत पुराना पुल है। ठीक है। उस पुल पर उसकी लिमिट से कई गुना ज़्यादा भारी ट्रक्स रोज गुजर रहे हैं। अब वो पुल ऐसे थोड़ी टूटता है कि आज 1 इंच नीचे गिरा, कल 2 इंच गिरेगा। नहीं, वो तो सालों तक उस हैवी लोड को चुपचाप सहता रहता है। हाँ, और उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स बन रहे होते हैं। बिल्कुल। पर बाहर से देखने वाले इंसान को क्या लगेगा? उसे तो लगेगा कि पुल एकदम सेफ है, सब ठीक चल रहा है। पर रियलिटी में वो ब्रिज तेजी से अपने 80 पॉइंट की तरफ बढ़ रहा होता है। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है। जैसे वो प्लास्टिक का स्केल भी होता है ना, रूलर, जिसे हम मोड़ते हैं, वो धीरे धीरे नहीं टूटता, वो प्रेशर सहता है और फिर अचानक से स्नैप कर जाता है। हाँ, स्नैप हो जाता है। और फिर एक दिन उसी पुल पर से शायद एक बहुत ही लाइट और छोटी सी कार गुजरती है और वो पूरा का पूरा पुल कुछ ही सेकंड्स में ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो वो जो स्नैपिंग पॉइंट था, वो ब्रिज के टूटने का पल ही 80 का क्रॉस होना था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उस आखिरी छोटी कार ने पुल नहीं तोड़ा था। नहीं तोड़ा था, वो तो बस एक ट्रिगर थी। एग्जैक्टली। वो बस वो पॉइंट था जहां पर सिस्टम का वो डेल्टा, वो कॉस्ट उसकी लिमिट से बाहर हो गया। पर इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब हमें पता है कि ब्रह्मांड में हर एक चीज सिर्फ अकाउंटिंग, कॉस्ट और टाइमिंग का खेल है, तो मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है आपसे। पूछिए। क्या हम उस स्नैप के होने से पहले उस बढ़ते हुए प्रेशर को या 80 को पहचानने का कोई तरीका निकाल सकते हैं? क्या हम इंसान या कोई सोसाइटी ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कब टूटने वाले हैं? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन तभी जब हम सही चीजों को मापना शुरू करें। हमें यह नोटिस करना होगा कि एक सिस्टम को अपनी प्रेजेंट स्टेट मेंटेन करने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। मतलब अगर कॉस्ट लगातार बढ़ रही हो। हाँ, जब एक पुराने स्ट्रक्चर को, चाहे वो एक कंपनी हो या एक रिश्ता, जब उसको चलाने के लिए पहले के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा पैसा, वक्त या एफर्ट डालना पड़े और फिर भी प्रॉब्लम जैसी थी वैसी ही रहे, तो वो एक रेड फ्लैग है। वो एक क्लियर वार्निंग है। और जब छोटे छोटे नॉर्मल टेंशन्स पर भी सिस्टम बहुत ओवर रिएक्ट करने लगे, जैसे उस पुल में एक माइनर सी दरार भी बहुत तेजी से फैलने लगे, तो समझ लीजिए कि सिस्टम अपनी इलास्टिसिटी, अपना लचीलापन खो चुका है। वो अपने एटीटी के बहुत बहुत करीब है। यानी सिस्टम अपनी सारी बची हुई एनर्जी सिर्फ खुद को टूटने से बचाने में फूंक रहा है, किसी नए या क्रिएटिव काम में नहीं। ये सच में दुनिया को देखने का एक बहुत ही क्लियर और एनालिटिकल लेंस है। हाँ, एक ऐसा लेंस जो अननेसेसरी डर को निकाल देता है। चलिए, तो अब हम इस डीप डाइव को धीरे धीरे समेटते हैं। संदीप शावन की इस यूनिवर्सल एनर्जी डायनामिक्स के हिसाब से देखें तो सच में ये ब्रह्मांड कितना एफिशिएंट, कितना इकोनॉमिकल और पढ़ने लायक, यानी लेजिबल हो जाता है। बिल्कुल लेजिबल हो जाता है। हमने आज देखा कि समय कोई ऐसी जादुई नदी नहीं है जो हमें जबरदस्ती किसी दिशा में बहा ले जा रही है। ये दरअसल सिर्फ उस बैलेंस के वापस आने की प्रतीक्षा है, उस रेजोल्यूशन ड्यूरेशन का एक मेजर है। हमारी दीवार वाली घड़ियां समय नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्थिर दोहराव यानी स्टेबल बीट्स गिनती हैं, ताकि हम अपने ह्यूमन सोसाइटी को कोऑर्डिनेट कर सकें। और फिजिक्स के लेवल पर हमने समझा कि क्वांटम वर्ल्ड में समय इसलिए टूटा हुआ लगता है क्योंकि वहां रेजोल्यूशन इतना फास्ट होता है कि इंतजार ही नहीं होता। दूसरी तरफ कॉस्मिक स्केल पर लाइट की वो जो स्पीड है c, वो कोई रैंडम स्पीड लिमिट नहीं है, वो अकाउंटिंग लिमिट है। राइट। वो यूनिवर्स की एक अकाउंटिंग सीलिंग है जो ये कंफर्म करती है कि कोई भी बड़ा टेंशन या डेल्टा बिना कीमत दिए रातों रात गायब ना हो जाए। और इस सब का जो सबसे प्रोफाउंड और गहरा कंक्लूजन था वो ये कि यही फिजिक्स के रूल्स हमारी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पर भी एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई होते हैं। हाँ, फ्लो स्टेट में कोई इंतजार नहीं तो टाइम वैनिश्ड। राइट। और एंजाइटी में अनसुलझे प्रॉब्लम्स के जमावड़े से टाइम भारी हो जाता है, एक लंबे ट्रैफिक जैम जैसा। और फिर वो एटीटी का प्रिंसिपल जो सिखाता है कि चाहे कोई एक इंसान हो, कोई पुल हो या पूरी सोसाइटी हो, जब अनसुलझे प्रेशर का वेट उसकी बर्दाश्त के बाहर जाएगा तो मजबूरी में होने वाला एक फोर्स्ड करेक्शन तो पक्का है। यूईडी हमें वही सिखाता है कि टाइम को भगवान या एक इंडिपेंडेंट पावर मानना बंद कीजिए, उसे सिर्फ एक डिले की एंट्री की तरह देखिए। हाँ, जब हम उसे रिकॉर्ड ऑफ डिले की तरह देखते हैं तो हम घटनाओं के होने के असली कारण समझ पाते हैं। ये चर्चा आज वाकई दिमाग के कई बंद दरवाजे खोलने वाली रही है।
लेकिन आज इस चर्चा को हम यूं ही अचानक से बंद नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल। बिल्कुल। हम आज अपने सुनने वालों के लिए एक ऐसा आखिरी विचार छोड़कर जाना चाहेंगे जो इस पूरी कॉन्वर्सेशन को एक अलग ही डायमेंशन पर खड़ा कर देगा। और वो विचार क्या है? जरा 1 मिनट के लिए ठहरकर इस बारे में सोचिए। अगर समय सच में सिर्फ किसी प्रॉब्लम के सॉल्व होने में लग रही देरी का हिसाब है, और अगर हमारा ये जो प्रेजेंट है, ये आज, ये केवल उन सभी असंतुलनों और डेल्टास का एक ढेर है जिन्हें हम आज झेल रहे हैं, तो फिर ये फ्यूचर आखिर है क्या? क्या फ्यूचर सच में कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह, कोई मंजिल है जहां हम बस में बैठकर ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं? या क्या ये फ्यूचर केवल उन पॉसिबिलिटीज, उन रास्तों का एक नक्शा भर है जो इस बात का इंतजार कर रहा है कि हमारे आज के टेंशन कब टूटें? क्या आने वाला कल सिर्फ हमारे आज के डेल्टास के सुलझने की एक मजबूर दिशा है? ये बहुत ही गहरा थॉट है। और इस बहुत ही गहरे सवाल के साथ ही हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। आप इस बारे में खुद जरूर मंथन कीजिएगा, क्योंकि क्या पता अगली बार जब आप दीवार पर टंगी उस घड़ी की टिक टिक सुने, तो आपको उसमें गुजरता हुआ समय नहीं, बल्कि किसी समाधान का इंतजार करता हुआ एक छटपटाता ब्रह्मांड नजर आए।